बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आफरीन है हमारे अदालती निज़ाम पर। अगर आपको याद हो 1960 की दिहाई जब अयूब खान का मार्शल लॉ नाफिज हुआ था, जब अयूबी आमरीत ने जमहूरियत का सफाया कर दिया था, तो उस वक्त भी एक जज कॉर्नवालिस साहब इंसानी बुनियादी हकूक़ के लिए खड़ा हो गया था। उसने कहा था कि मेरी अदालतें इंसानी बुनियादी हकूक़ के निफाज और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगी। लेकिन अफसोस उसके बाद हमारे पाकिस्तान ने कभी भी कोई भी कॉर्नवालिस नहीं देखा। हाँ, लेकिन हमने जस्टिस मुनीर कई बार देखे, कई शक्लों में देखे, कई सूरतों में देखे, कई फैसलों में हमने जस्टिस मुनीर साहब को पाया। और आज भी जस्टिस मुनीर साहब अपनी असली रूह के साथ ज़िंदा मौजूद है हमारी अदालती निज़ाम का हिस्सा बनकर। आज वही हुआ जो मुतवक्का था, जो एक्सपेक्टेड था, जो लोग बात कर रहे थे। साइफर का केस में, ज़मानत के केस में आज हेयरिंग होनी थी, दलाइल देने थे, लेकिन वही काम हुआ जो लोग कह रहे थे, फैसले महफूज हो जाएंगे, दलाइल नहीं दे पाएंगे। अब FIA ने कहा है कि जी ये जो भी हेयरिंग होगी वो उसको इन कैमरा होना है। अब एक छोटी सी बात है जिस पर आपने डिसाइड करना है कि ये इन कैमरा होगी कि ओपन कैमरा में जाएगी। अब इसके लिए भी एक फ़ैसला महफूज हो चुका है। जहाँ इतने सारे फैसले महफूज हैं, वहाँ एक और फैसला महफूज हो चुका है, तिजोरी में जा चुका है। अब वो तिजोरी कब खुलती है और उसमें से कब फैसले आवाम को सुनाए जाएंगे, ये देखा जाएगा। ये जो पिछले 16 माह में ये बात तो साबित हो गई है कि ये जो हमारे अदालती निज़ाम है, ये एक बड़ा पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड जाल है जिसमें अगर इंसान फंस जाए तो निकलना मुश्किल है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अल्लाह कोर्ट कचहरी से शरीफ इंसान को बचाए, तो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी। हम यही सवाल करते थे, कोर्ट कचहरी तो हम लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, इंसाफ के लिए बनाए गए हैं, तो हम ही क्यों इससे अल्लाह बख्शे, हम कहते हैं कि इससे अल्लाह बचाए, क्यों? तो आज समझ आया कि क्यों वो कहते थे कि कोर्ट कचहरी से शरीफ इंसान को अल्लाह बचाए। क्योंकि जब इसमें, इस नेट में, इस जाल में कोई फंस जाए तो उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। अब जो साइफर का केस चल रहा, तोशाखाना का केस चल रहा, निकाह का केस चल रहा, 200 केस चल रहे हैं, लेकिन किसी में भी फैसला नहीं आ रहा। वहाँ पे उनके वकील पिट रहे हैं, कुछ भी फैसला दे दो, लेकिन नहीं आ रहा। अब यहाँ पे इनके वकीलों की मैं बात अगर करूँ तो हर की स्ट्रैटेजी होती है, प्लान A, प्लान B। तो अभी जब उन्हें पता है फैसला नहीं दिया जा रहा, तो क्या PTI के लॉयर्स के पास कोई प्लान B है? या वो जिसे कहते हैं ना कि एक जज साहब हैं, वो एक गेंद लेकर, जैसे एक बच्चा जब हम खेल रहे होते हैं कोई भी, तो वो गोटी लेकर बैठ जाता है या गेंद लेकर बैठ जाता है और वो कहता है ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा। तो अभी भी जो हमारे जज साहबान हैं उनका किरदार कुछ ऐसा है कि वो बॉल पकड़ कर बैठ गए, फैसले महफूज करके बैठ गए। अब ना वो ट्रायल कोर्ट में जा पा रहे हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट पर जा पा रहे हैं PTI के लॉयर्स। तो वो जज साहब कह रहे हैं ना खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा। इस सूरत हाल में PTI लॉयर्स के पास क्या कोई प्लान B मौजूद है? और अगर मौजूद है तो वो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब तो बहुत देर हो गई है। और दूसरी तरफ 2 दिन से ये बात सोशल मीडिया में चर्चे में है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। और यही बात बहुत सारे जो हमारे रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हकीकत में ये खबरें हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। क्योंकि इमरान खान टूट नहीं रहा है। जिस तरह उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर, तशद्दुद से मुराद मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है उसको, उसके बावजूद वो टूटने से इनकारी है। तो फिर अगला स्टेप क्या हो सकता है? अब आपने हमारे अदालती निज़ाम को देख लिया, 16 महीनों से सिर्फ इमरान खान का केस ना लें, आप कोई भी केस ले लें, किसी भी सिंपल ज़मानत का केस जिसमें जो है एक ही दिन में फैसला हो जाता है, वो भी लटका कर हम कहाँ पर ले आए हैं। यहाँ में मैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, बल्कि मेरा उनसे कुछ सवाल है, क्योंकि उस दिन मैंने उनके कुछ पढ़े थे जिसमें वो कह रहे थे कि जहाँ पे सच नहीं होता वहाँ पे माशरा तबाह हो जाता है। तो फ़ाइज़ ईसा साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता उस माशरे का क्या हाल होता है?
अगर जिस माशरे में इंसाफ हो तो वहाँ सच्चाई भी होगी और लोग हक के लिए भी खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि वहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस मुल्क में, जिस माशरे में लोगों को इंसाफ की तवक्का ना रहे, वहाँ पे झूठ भी होता है, हलाल और हराम का फ़र्क भी मिट जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने अदालती निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि माशरा ठीक हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप आम इंसान तक, पाकिस्तान के एक आम पाकिस्तानी तक इंसाफ पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि होंडा 125 भी दी जा रही है, तंग गलियों में जलसे भी हो रहे हैं, पर लोग नहीं आ रहे हैं। पहले जी नवाज शरीफ को लाने के लिए राना सनाउल्लाह साहब आए और उन्होंने कहा कि जियो फेंसिंग के ज़रिए हम पता चलाएंगे कि कौन कारकुन आया है या नहीं आया है। तो जियो फेंसिंग के ज़रिए अगर उस दिन हमें पता चलता है कि एक कारकुन नहीं आया राना साहब, तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे? वो गुमशुदा हो जाएगा, उसको आप मारे पीटेंगे, क्या करेंगे? मतलब ये तो एक डायरेक्ट धमकी है ना कि हम तुम्हें वॉच करेंगे, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो अब फिर ये भी बता देते कि अगर नहीं आएगा तो उसकी क्या सज़ा होगी। ये तो एक आप ब्लैकमेल कर रहे हो, आप थ्रेट कर रहे हो डायरेक्ट। अब अगर ब्लैकमेलिंग और थ्रेट एक तरफ, दूसरी तरफ इनाम व इकराम, कुरानदाजियाँ निकल रही हैं कि जो इतने बंदे लाएगा उसको होंडा, जो इतने बंदे लाएगा उसको बोलान। मतलब ये सियासत है, आपने उसको क्या बना लिया है। अगर आपको इतना ही कुछ करना है अपने कायद को वेलकम करने के लिए, तो क्यों ना आपको एक PR एजेंसी, सेंसिबल एजेंसी हायर कर लेते, जो आपको प्लान लेआउट कर देती, जो सारा कुछ मैनेज कर लेती। वो जो आप गली महल्लों में जलसे कर करके 125 होंडा की अनाउंसमेंट कर रहे हैं या बोलान तक जब बात जा पहुंची है और उसके बावजूद भी लोग नहीं आ रहे, उसके बावजूद भी वो जलसा मरियम नवाज साहिबा आती हैं और आधे घंटे में वाइंड अप करके चली जाती हैं। इसका मतलब है कि लाहौर जो कि उनका गढ़ था, जो कि उनका तख्त था, वो उजड़ चुका है, उनका तख्त उनके हाथ से जा चुका है। अब उनकी लाहौर में भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब आपने सब करके देख लिया, आपको जिस शख्स से डर था उसको आपने जेल में बंद कर लिया, लाहौर फिर भी आपके पास नहीं आया। अब आप अगर ज़बरदस्ती वेलकम करवा लेंगी होंडा दे देकर, तो क्या आपको लगता है कि वोट भी आप होंडा देकर डलवा लेंगी? लोगों में इतना शऊर आ गया है कि अब वो बिरयानी की प्लेट के पीछे या किसी चीज़ के पीछे भी अपना वोट तो चेंज नहीं करने वाले हैं। अगर करना होता तो आपके जलसों में रौनकें बहाल होती। अब आखिरी बात यहाँ पे जो मैंने अदलिया की बात की थी, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना था कि जज अब्दुल हसनात का किरदार क्या रहेगा इसमें। जज अब्दुल हसनात जिन्होंने अटक जेल जाकर ट्रायल किया करते थे, और अब उन्होंने आज कहा है कि जी मेरी खसूसी अदालत में जो लगी हुई है उसमें इमरान खान को पेश किया जाए 4 तारीख को। आप 4 तारीख की से पहले यानी कि 3 तारीख की रात को एक नोटिस निकलेगा और उसमें कहा जाएगा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं जिसके बायस हम इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। तो जज अब्दुल हसनात खुद अडियाला जेल इमरान खान के सामने पेश हो जाएंगे। ये दुनिया की तारीख़ में, महज़्ज़ब माशरों की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि जज जो है अपनी अदालत जेल में जाकर लगा रहा है। ये बुनियादी ह्यूमन राइट्स जिसके बारे में फ़ाइज़ ईसा साहब आप बहुत ज़्यादा बातें करते थे, ये उसके भी ख़िलाफ़ जा रहा है, ये कानून के ख़िलाफ़ जा रहा है कि आप उठाकर अपना बोरिया बिस्तर चले जाते हो जेल में और वहाँ अदालती कार्रवाई हो लेती है। किसी को कानून पता ही नहीं चलता कि उस कार्रवाई में हुआ क्या है, उस ट्रायल में क्या हुआ है। इवन के वकीलों को भी नहीं पता चलता है कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो आप एक शख्स को उसके जो इसे कहते हैं फेयर ट्रायल से महरूम कर रहे हो, जो कि अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। जिस तरह मैंने कहा ना कि एक धंधा, ये एक जाल है, पेचीदा चाल है पाकिस्तान का कानून। अब ये सब आप क्यों कर रहे हो, ये दिखावा आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों बुला रहे हो? जब आपने खुद ही जाना है तो आप ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो इन सारे नोटिस का, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को इंटरनेशनल मीडिया जो कि शोर मचा रहे हो उसको खामोश करवा सको। लेकिन आपने अल्टीमेटली तो वही करना है। तो आपकी 2 दिन से आप अगर कहते हो कि 2 दिन के लिए वो खामोश हो जाएंगे, तो अब किसी ने खामोश नहीं होना। सब वॉच करें, आपकी एक एक मूवमेंट, आपका एक एक फैसला सबकी नज़रों में है। और हमारी अदालती निज़ाम जितनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है उसकी मिसाल कोई नहीं है। जिस तरह अरशद शरीफ ने कहा था कि बादशाह तो नंगा है,
अच्छा, बादशाह नंगा की उसने पूरी स्टोरी सुनाई थी कि सब नंगा बादशाह आ रहा है और सब कह रहे हैं वाह 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 क्या कपड़े पहने हुए, और उसमें से एक बच्चा निकल कर कहते हैं बादशाह नंगा है। तो मेरे ख्याल से वो शऊर जो बच्चे ने लोगों को दिया, या वो हिम्मत जो बच्चे ने लोगों को दी कि यार नंगे को नंगा कहो, तो वो बच्चा शायद इमरान खान था, और उसने लोगों को इतना शऊर दे दिया, इतना बाहिम्मत कर दिया कि वो नंगे को नंगा कहने लगे। अब जो नंगा बादशाह जो कि हकीकत में नंगा था, उसको ये बात पसंद नहीं आई। उसने कोशिश की कि मैं पकड़ दकड़ के इस बराबर वाली से कपड़ा ले लूँ, उसकी पैंट उतार कर कपड़ा ले लूँ, उसकी शर्ट उतार कर कुछ पहन लूँ, लेकिन वो कपड़े ना बादशाह को फिट नहीं आ रहे थे। तो वो और नंगा होता जा रहा था, और इस हरकत में नोच भी रहा था, मतलब कभी इससे कपड़ा छीनने की कोशिश कर रहा था, कभी उससे छीनने की कोशिश कर रहा था अपने लिए। तो उसमें वो और ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर रहा था। तो ये जो अदालती निज़ाम है, जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है, जिस तरह के नोटिस जारी कर रही है, और फिर अल्टीमेटली जिस तरह के फैसले महफूज कर रही है, उसमें वो अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोज कर रही है। अब 4 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, और हमारी अदालतें अपने आप को और कितना एक्सपोज करती हैं, क्योंकि अब अच्छे की उम्मीद नहीं है। जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, एंड इट्स टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस जो है मुकम्मल तौर पर उससे इनकारी हो चुकी है। जस्टिस इज़ डिनाइड।